हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप चैप्टर नंबर 6 का क्लास करेंगे और यह चैप्टर नंबर 6 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। इसके पहले आप चैप्टर 1 से लेकर 5 तक फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास किए और इस सीरीज में क्वेश्चन बैंक का क्लास चल रहा है जो 2009 से शुरू होकर 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछा गया है उसी का एक कलेक्शन है। तो आज के इस वीडियो में आप जो है चैप्टर नंबर 6 यानी यूनिट 6 एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स से जो कनेक्टेड चैप्टर है उसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस चैप्टर के बारे में आप सबको पता ही है कि हर जितने भी परीक्षा हुई है अभी तक बिहार बोर्ड से ऐसा कोई वर्ष नहीं मिला जिसमें इस चैप्टर को टच नहीं किया गया हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इसके सारे प्रश्नों को गंभीरता से आपको देखना चाहिए। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ये कंसंट्रेशन से कनेक्टेड क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन से कनेक्टेड प्रश्न है और इसमें जो है आपको पढ़ाया गया था कि जो सांद्रण होता है अयस्क का उसमें फेन उत्प्लावन विधि, उसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण विधि, फिर है लीचिंग है। तो इस तरह से ये सांद्रण की प्रक्रिया आपको पता ही है। तो अब थोड़ा विकल्प पर चलते हैं। तो इसमें क्या है, फेन उत्प्लावन विधि फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, दूसरा है विद्युत विच्छेदन विधि, तीसरा है भर्जन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है केवल जो है ये आंसर होगा, क्योंकि सल्फाइड अयस्क है। ये कंसेप्ट आपको दिया हुआ है कि अगर सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के बारे में पूछा जाएगा तो आप फेन उत्प्लावन विधि को ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सल्फाइड अयस्क के लिए फेन उत्प्लावन विधि ही प्रचलन में है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूछा जा रहा है कि पायरोलोसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, किसी न किसी फॉर्मूला को रख करके यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसका अयस्क है। तो पायरोलोसाइट आप कहाँ सुने हैं? मैग्नीशियम है ए नंबर में, बी में मैग्नीज है, जिंक है, लोहा है। तो आपको याद होगा मैग्नीज के बारे में पढ़ाई थे कि मैग्नीज का जो निष्कर्षण होता है, मैग्नीज का जो प्रिपरेशन मैग्नीज ऑक्साइड से पोटेशियम और मैग्नेट का जो प्रिपरेशन होता है वो आप पायरोलोसाइट अयस्क से करते हैं, पायरोलोसाइट खनिज से करते हैं। इसलिए आपको याद होगा इसके प्रिपरेशन में आपने KMnO4 का प्रिपरेशन किया था, उसमें हमने पायरोलोसाइट लिया था और पायरोलोसाइट मैग्नीज का अयस्क है। चलिए याद रखिए, जिंक आपको पता ही है, जिंक क्लास में पूरा डिटेल में पढ़े हैं, लोहा भी पढ़े हैं और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। इसका कार्नेलाइट मेन अयस्क है, जिंक का कौन है मेन अयस्क? कार्नेलाइट है, जिंक का जिंक ब्लेंड है, लोहा का हेमेटाइट है। और आप देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न में क्या कह रहा है? इस प्रश्न में कह रहा है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। अब देखिए ऑक्साइड, सबसे पहले तो यहाँ क्लियर कर रहा है कि ऑक्साइड अयस्क ही होगा। अब ऑक्साइड अयस्क इसमें कौन है देख लीजिए, ये हेमेटाइट, पायराइट, बॉक्साइट, सिडेराइट। तो सिडेराइट तो आपको ये कार्बोनेट अयस्क है, ये सिडेराइट तो ऐसे चला गया, सिडेराइट तो होगा नहीं। हेमेटाइट और पायराइट, हेमेटाइट आप लोहा में पढ़े हैं, पायराइट जो है ये कॉपर में पढ़े हैं। ये कहाँ है? कॉपर से कनेक्टेड है, यह अल्युमिनियम से कनेक्टेड है, यह भी लोहा से कनेक्टेड है और यह भी लोहा से कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन देखिए, लोहा से जो कनेक्टेड है उसमें दो विकल्प है, एक सिडेराइट है, एक हेमेटाइट है, लेकिन यहाँ कह रहा है ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क कौन है? हेमेटाइट, जिसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3। ये आपको पढ़ाया गया है, इसी से आप निष्कर्षण किए थे क्लास में। चलिए, तो सही जवाब कौन हो गया? ये। क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रश्न में क्या कर रहा है? इस प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, 3 तरह का मेटलर्जी आप पढ़े हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन साफ साफ कर रहा है कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी के बारे में पूछा जा रहा है कि विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो अभी आप देखिए, विद्युत विच्छेदन द्वारा क्या, आप लोहा के बारे में पढ़े हैं, इसमें क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, इसको आपने पढ़ा था। लेड जो है, लेड्स ये जो है PbS से प्राप्त होता है, लेड सल्फाइड से। ये हेमेटाइट
जो है Fe2O3 से प्राप्त होता है, सिल्वर सल्फाइड आयक से प्राप्त होता है, और सोडियम क्लोराइड NaCl से प्राप्त होता है। यह तो क्लियर है। तो यहाँ साफ साफ हो गया, क्योंकि यह साइनाइड विधि से आता है और इसमें इलेक्ट्रोमेटलर्जी केवल सोडियम, ये चारों विकल्प में लोहा, लेड, सिल्वर और सोडियम, ये चारों में सोडियम ही एक धातु है जिसका निष्कर्षण इलेक्ट्रोमेटलर्जी द्वारा होगा, वैद्युतीय धातु कर्म द्वारा होगा। तो क्लियर हो गया, इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्न में क्या कर रहा है? इस प्रश्न में कह रहा है कि जिसमें दो अयस्क, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है। मतलब अयस्क के फॉर्मूला के कंसेप्ट को इसमें देखा जा रहा है कि अगर किसी छात्र को फॉर्मूला का कंसेप्ट है या नहीं है, तो वह जो है उसके उद्देश्य ये प्रश्न सेट किया गया है। तो चलिए हेमेटाइट फॉर्मूले पर हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं। ये हेमेटाइट किसका, इसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। इसमें आप देखिए केवल लोहा है, ओनली आयरन है, मेटल के रूप में कौन है? आयरन है। चलिए इसमें कहता है दो अलग अलग धातु हो, दो अलग अलग धातु हो, ग्लेना, ये PbS है। देखिए इसमें भी केवल सीसा है, एक धातु है, मैग्नेटाइट Fe3O4। आप देखिए इसमें भी केवल क्या है? लोहा ही है। कॉपर पैराइट, इसके फॉर्मूला को देखिए CuFeS2। अब इसमें देखिए एक धातु कॉपर है, दूसरा धातु लोहा है। तो क्लियर हो गया, आपका जवाब कौन हो गया? कॉपर पायराइट इज राइट आंसर। कॉपर पायराइट में कॉपर भी होता है, लोहा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। तो यह तो परिभाषा है, यह क्या है? परिभाषा है। और परिभाषा ऐसे छोटे छोटे परिभाषा आपको याद ही होगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा जो परिभाषा से कनेक्टेड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इस प्रश्न में क्या कहता है? ग्लेना किसका अयस्क है? ग्लेना किसका अयस्क है? तो ग्लेना अभी भी लिखे थे, ये Pb, इसका ग्लेना का सूत्र क्या होता है? PbS, लेड सल्फाइड होता है, ये इसका अयस्क है। तो ग्लेना ध्यान रखना है, लोहा का अयस्क है, अच्छा सॉरी Pb का अयस्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें प्रश्न कर रहा है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? स्वतंत्र अवस्था में, फ्री स्टेट में। अब आप देखिए स्वतंत्र अवस्था में अभी सोना साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि सोना का आप देख रहे हैं सारे लोग आभूषण, बहुत सारे लोग महिलाएं आभूषण या पुरुष भी अपना आभूषण बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सुंदरता बनी रहती है, उसमें कालापन नहीं आता है, क्योंकि ना हवा से इफेक्टेड होता है ना पानी से इफेक्टेड होता है। और ये हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। कौन? सोना। चलिए बाकी जो धातु है सब देखिए, सोडियम के बारे में आपको पता ही है, काफी रिएक्टिव होता है, इसी कारण इसको किरासन तेल में रखा जाता है, तो ये काफी एक्टिव है। चांदी और कॉपर भी कम क्रियाशील धातु होता है, लेकिन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, क्योंकि ये सब इफेक्टेड होता है हवा से और नमी से, इसलिए ये नहीं हो गया। सोना इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रश्न में क्या कर रहा है? इस प्रश्न में कह रहा है कि कॉपर पायराइट का सूत्र है, बहुत छोटा प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन। कॉपर पायराइट का सूत्र आपको पूछा जा रहा है, यही है कॉपर पायराइट का सूत्र, अभी भी चर्चा किए थे, ये हो गया। 10 नंबर, इस प्रश्न में क्या कर रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है कि राइट कौन है। चलिए पढ़ लेते हैं, सारे कथन को पढ़ना पड़ेगा। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। दूसरा है सभी खनिज अयस्क होते हैं। तीसरा सी है सभी क्षार भस्म नहीं है इनमें से सभी। तो पहले नंबर में ही आपका आंसर आ गया। इसमें आपको पढ़ाया गया था कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। चलिए ये आपका राइट हो गया, ये नंबर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, आपको सेलेक्ट करना है। देखिए जिंक ब्लेंड, ये जिंक का अयस्क है, अभी भी चर्चा किए थे, ये जिंक का अयस्क है। कौन, जिंक ब्लेंड। केलेमाइन, ये भी जिंक का अयस्क है, चलिए ये भी पकड़ा गया। जिंक साइट, ये भी नामे से पता है, ये भी जिंक का अयस्क है। लेकिन बॉक्साइट अल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, अल्युमिनियम का। इसलिए आपका ये आंसर इसमें आ गया, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है कौन जिंक का अयस्क नहीं है, तो बॉक्साइट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर प्रश्न, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, अयस्क, गैंग, स्लैग, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता ही है, बहुत सारे प्रश्न आपको इस तरह का मालूम है, इससे पहले भी आपको आया है, ये अयस्क है। अभी अभी चर्चा किए थे कि धातु का निष्कर्षण किससे होता है, अयस्क से। तो खनिज, सारे खनिज से धातु नहीं निकलते हैं, जिस खनिज में धातु की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है और उसका निकालने का प्रक्रिया आसान होता है, सरल तरीका होता है, उसी को अयस्क के श्रेणी में रखा गया है। तो ध्यान रखना है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन, इसमें कहता है मालाकाइट किसका अयस्क है। मालाकाइट बहुत पॉपुलर नाम है, आप देखिए लोहा है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, तो ये कॉपर का अयस्क है मालाकाइट। चलिए याद रखिएगा, ओर्स नेम हो या ओर्स का फॉर्मूला हो, ये सब जितना याद रखिएगा उतना अच्छा से क्वेश्चन को बना पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है क्या कि अल्युमिनियम का अयस्क है। अब देखिए बॉक्साइट, सुनिए में आपके पास है विकल्प, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, अल्युमिनियम का है। ये हेमाटाइट किसका है, लोहा का है। डोलोमाइट Mg का है, मैग्नीशियम का है, इनमें से कोई नहीं। तो अल्युमिनियम का पूछ रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न, इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन कौन अल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। निम्नलिखित में कौन कौन अल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। तो देखिए बॉक्साइट एक नंबर में कह रहा है बॉक्साइट, बी नंबर में कह रहा है क्रायोलाइट, और सी नंबर में कह रहा है फेल्सपार, डी नंबर में कह रहा है मालाकाइट। तो अभी आप देखिए क्रायोलाइट भी अल्युमिनियम का अयस्क है, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए प्रमुख शब्द लगाया गया है, मतलब जिससे अल्युमिनियम निकाला जाता है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो ये तो मालाकाइट तो आपको होगा नहीं, अभी जस्ट पढ़े थे, ये कहाँ कॉपर में था, और ये कहाँ है, अल्युमिनियम में। तो अल्युमिनियम में सबसे जो सुपीरियर कोर्स है वो बॉक्साइट है, इसी से अल्युमिनियम निकाला जा रहा है, और इसी से आप क्लास में भी निकाले थे ये, और बॉक्साइट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है प्रगलन विधि में धातु के प्रगलन, इसको अंग्रेजी में स्मेल्टिंग कहते हैं, स्मेल्टिंग। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो स्मेल्टिंग का डिफिनेशन ही आपको लिखाया गया था कि सांद्रण के बाद हम लोग जारण करते हैं। जारित या निस्तापित अयस्क में, ध्यान से सुन लीजिए, जारित या निस्तापित अयस्क में उसमें क्या होता है, कार्बन मिला करके या कोई रिड्यूसिंग एजेंट मिला करके जब गर्म किया जाता है तो स्मेल्टिंग प्रक्रिया कहलाता है। तो यहाँ देख लीजिए धातु के ऑक्साइड, ध्यान से देखिए धातु के ऑक्साइड की चर्चा है, क्योंकि जब आप जारण करते हैं, निस्तापन करते हैं, तो आपको धातु का ऑक्साइड मिलता है। तो धातु के ऑक्साइड में आपको मिलाना है रिड्यूसिंग एजेंट को। तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा यूज होता है, तो आपको याद होगा, इसमें देखिए कार्बन, इसमें कार्बन को आप मिलाइएगा। कार्बन जो है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो पाता है तब उसमें अल्युमिनियम यूज होता है। तो सही आंसर आपका हो गया डी, बी यानी कार्बन इज राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में क्या कह रहा है, वात या भट्ठी में, ब्लास्ट फर्नेस
पता होगा, ब्लास्ट फर्नेस फिगर देकर के क्लास में समझाए थे। ब्लास्ट फर्नेस है बात्या भट्टी में, निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो इसमें आपको याद ही होगा, क्योंकि जब ये बात्या भट्टी का चर्चा है, बात्या भट्टी तो लोहा में यूज हुआ है, लोहा के निष्कर्षण में यूज हुआ है। बाकी जो आप विकल्प पर जाने की आवश्यकता ही नहीं आपको है। आयरन के ऑक्साइड का रिडक्शन होगा और इसी के रिडक्शन से जो है लोहा हमको प्राप्त होता है। चलिए, तो ये आपका पहला नंबर ही विकल्प है सही, ये आयरन का ऑक्साइड। बी में कॉपर का कोई रेफरेंस नहीं करना है, क्योंकि बात्या भट्टी सिर्फ लोहा के लिए यूज हो रहा है। 18 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में क्या कर रहा है? लोहे का मुख्य अयस्क है। अब देखिए, ये सारे अयस्क लोहे का डाल दिया। मैग्नेटाइट भी लोहा का अयस्क है, मैग्नेटाइट भी लोहा का अयस्क है, हेमेटाइट भी लोहा का अयस्क है, सिडेराइट भी है और सभी भी दिया। लेकिन एक चीज यहाँ लिख दिया है, अगर यहाँ इसमें मुख्य अयस्क अगर कह रहा है, इसका मतलब कोई इसमें एक सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें कौन सेलेक्ट करिएगा? जिससे निकाला जाता है, तो निकाला किससे जा रहा है? हेमेटाइट से। हेमेटाइट जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इससे ज्यादा माने ज्यादा से ज्यादा लोहा प्राप्त हो रहा है, इसलिए सही आंसर आप बी देंगे। ये मुख्य अयस्क की चर्चा है, तो इसलिए आप इसमें सारे हेमेटाइट को सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न 19 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण, माने किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा होता है? विद्युत विच्छेदन के द्वारा इसमें से किसको निकाला जाता है? किसको विद्युत विच्छेदन के द्वारा नहीं होता है? देखिए यहाँ नहीं लगा हुआ है। हर क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ नहीं पर ध्यान देना है, तो नहीं देख लीजिए। मैग्नीशियम का निष्कर्षण मैग्नीशियम का निष्कर्षण इलेक्ट्रोमेटलर्जी द्वारा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। अल्मोनियम का भी आप पढ़ाई किए हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। लोहा का नहीं होता है, लोहा का नहीं होता है। सोडियम का भी इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। तो साफ साफ क्लियर है, कौन सा विकल्प होगा? ये सी नंबर जो विकल्प है, यह यानी लोहा का निष्कर्षण जो है वो, इसका निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन द्वारा नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा नहीं होता है। ये आपका सही आंसर सी हो गया। 20 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में क्या कर रहा है? इस प्रश्न में कह रहा है कि हूप की विधि में, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? तो हूप कहाँ सुने थे आप? हूप प्रोसेस ये है अल्मोनियम में आप सुने हैं। अल्मोनियम, जब अल्मोनियम का जो इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम लोग अल्मोनियम को इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद प्राप्त करते हैं, तो उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है। उस अशुद्धियां को हटाने के लिए हूप विधि प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए सही जवाब आपका बी हो गया। धातु के क्वेश्चन आ गया 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया कहलाती है। एकदम बहुत फिर डिफिनेशन आ गया, परिभाषा ही है। तो अभी जस्ट बोले थे कि जारण या निस्तापन के बाद जब हम धातु के ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं, तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट मिला करके गर्म किया जाता है और वह क्रिया स्मेल्टिंग कहलाती है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो कार्बन मिला दीजिए, यहाँ क्या मिला दीजिए? कार्बन, कार्बन मिला दीजिए। अगर कार्बन नहीं मिलाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिला देते हैं, या वही कार्बन पहले मोनोऑक्साइड में चेंज होता है, तब उसको अगर रिड्यूस करता है, तो ये स्मेल्टिंग कहलाएगा, प्रगलन। ये नंबर ही आपका सही है। तो ये सबसे छोटा डेफिनेशन है, निस्तापन, भर्जन, निछालन। ये निछालन कहाँ पढ़े थे? निस्तापन ये आप सांद्रण के बाद पढ़े थे, कैल्सिनेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। भर्जन रोस्टिंग, और निछालन ये है, ये सांद्रण की विधि है जो बॉक्साइट में का जो सांद्रण होता है इसी से करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? साइनाइड विधि, तो साइनाइड विधि द्वारा दो धातु प्रचलन में ज्यादा है, एक चांदी जो आपको विकल्प में दिया हुआ है, एक सोना, ये दोनों निकलता है। इसलिए सही आंसर आपका बी नंबर हो गया। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यानी चांदी का निष्कर्षण साइनाइड विधि से होता है। बाईस नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में क्या कर रहा है?
इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण, एक समीकरण डाला गया है, ठीक है, देख लेते हैं। समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है। और टाइटेनियम को शुद्ध किया गया है, देख लीजिए टाइटेनियम यहाँ निकल रहा है। तो टाइटेनियम को शुद्ध करने का कौन सा विधि है आपके पास? आपको तो पढ़ाई थे, या जोन डिफाइनिंग मेथड के अंतर्गत आता है। और जोन डिफाइनिंग मेथड में दो प्रोसेस था, एक बॉन्ड प्रोसेस, दूसरा बॉन्ड आर्किल प्रोसेस। तो बॉन्ड प्रोसेस द्वारा निकेल को शुद्ध किया जाता है, आपको याद होगा, निकेल को शुद्ध किया जाता है बॉन्ड प्रोसेस। और यहाँ है वान आर्कल, यानी टाइटेनियम को शुद्ध किया जाता है वान आर्कल। ये क्लास में डिटेल में लिखाया गया था, आर्कल मेथड। तो इसलिए विकल्प में आप देख लीजिए, डी नंबर विकल्प आपका है, ये सही आंसर हुआ। इस तरह से आज का यह क्लास पूर्ण हुआ।